अब वक्त है आउटलुक 2019 का, यानी कि इस साल बाजार में क्या रहेगा। एक्शन और एक्शन भरपूर रहने वाला है और ऐसे में आपको चाहिए एक बिल्कुल रिलायबल एडवाइस, यानी कि जिस पर आप भरोसा कर सकें। और भरोसा करने के लिए आज एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका फंड भी बेहद खास है, क्यों खास है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन बता दूं उन्हें 25 साल का जबरदस्त अनुभव है बाजार का। 10 साल से 15 साल से फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा रिसर्च कर रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीआईओ इक्विटीज ताहिर बादशाह। ताहिर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बधाई। जी बिजनेस को हमारी तरफ से, इन्वेस्को की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये बताइए कि अगला साल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अगला क्या, अब तो आ ही गया है यही साल, मतलब 2019 बेहतर रहेगा ना? रहना चाहिए नॉर्मली तो। मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक जो पिछले साल के जो कारण थे जिनके कारण बिकॉज ऑफ विच मार्केट्स डिड नॉट डू वेल, आई थिंक बहुत सारे वो कारण जो है वो रिवर्स हो चुके हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। एक आध दो इवेंट्स है जो अभी भी लाइंड अप है व्हिच आर प्रोबेबली इन द वे। तो शायद लगता है कि मतलब मे बी मार्केट्स overall should do better. Maybe timing could be an issue that whether it happens to be before election or after election. तो पैसा कब लगाना है, इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद? मुझे लगता है कि देखिए कंसेंसस व्यू ऐसा बन रहा है कि पहले लगा ले, इलेक्शन तक कुछ नहीं होगा। ओके, वो जनरली वो कंसेंसस व्यू है एंड कंसेंसस नॉर्मली रॉन्ग हो जाता है, राइट? तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी माइट प्रोबेबली सी अ रैली इवन बिफोर इलेक्शन। अच्छा। एंड इलेक्शन के पहले रैली होने के लिए एक ही कारण है मेरे हिसाब से कि वन इज, या दो कारण है शायद। एक तो ये है कि फंडामेंटली वी आर रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ मैक्रो, एंड शायद ये हो सकता है कि वी माइट से लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। अच्छा, जो हमने लास्ट ईयर शायद नहीं देखी, बिकॉज एफआईआईज का पूरा अटेंशन वाज फोकस्ड ऑन टू द यूएस मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स, and we saw a lot of money go out of the system, especially on the foreign flows. Foreign inflows have been actually negative for this year as a whole. बट आई थिंक दैट सिचुएशन इज रिवर्सिंग। और अभी जो हमने रिसेंटली जो यूएस मार्केट का करेक्शन देखा है, दैट प्रोबेबली इज विल प्रोबेबली नाउ मेक इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर साइड। सो एक डेवलप मार्केट टू इमर्जिंग मार्केट वाला फ्लो का एक पॉसिबिलिटी क्लियरली इमर्ज हो रहा है, सिंपली बिकॉज वहाँ की मैक्रो एंड वहाँ की growth is looking like slowing down a little bit compared to what it was in the past. थोड़ा पैसा एफआईआईज का अब इस साल आना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। एंड डोमेस्टिक लिक्विडिटी सिचुएशन भी ठीक ठाक ही है या मॉडेस्टली इंप्रूव हो रही है। एंड इफ वी आर गोइंग टू सी सम बिट ऑफ अर्निंग्स रिवाइवल इन दिस ईयर, जो पिछले 2-3 साल से हमें नहीं दिखी है। हालांकि कुछ हद तक वो अर्निंग्स रिवाइवल थोड़ी ऑप्टिकल भी होगी क्योंकि वी विल हैव अ लॉट ऑफ बेस इफेक्ट और बैंक्स की ग्रोथ आएगी वगैरह वगैरह। बट अगर वो निकाल भी दीजिए तो मुझे लगता है कि 12-13-14% वाली ग्रोथ आ सकती है, विच वी सॉ इवन इन द लास्ट ईयर। अब इतनी भी ग्रोथ अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन में reasonable है at this stage for it to give you a rally for which can be at least liquidity driven. तो I think domestic liquidity situation improve हो रही है, NBFC और बैंक related problem थोड़ी ease हो रही है, rupee and other macroeconomic factors are favorable, and if FIIs turn their attention to India तो मुझे लगता है एक liquidity driven rally can probably take people, can catch people off guard in the first half of the year. तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या 2019 में नीचे 9,500-10 हजार दिख सकता है निफ्टी और ऊपर 12-12.5 हजार दिख सकता है? दोनों में से क्या दिख सकता है या दोनों दिख सकते हैं? दोनों दिख सकते हैं वैसे एक्चुअली देखा जाए, because that is what the problem is in the market today, that is very very finely balanced. Macro of course is improving, लेकिन जैसे मैंने कहा था some event risks also, some global event risks which are still pending, और कुछ domestic event risks तो हमें पता ही है क्या है। So बट मुझे लगता है डाउन साइड में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यूएशन कंफर्ट, मुझे लगता है 9,500-10 हजार से नीचे ज्यादा मुझे दिखता नहीं, बिकॉज एट दैट लेवल यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग एट अबाउट 16-17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड, जो लगभग इंडिया का लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो पहले आप पिछले 2-3 साल के फोकस से सोचे तो वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि प्रॉब्लम ये रहा है कि मतलब equity markets are very expensive, Nifty is trading at 23-24 times, earnings growth आ नहीं रही है, so that was a general refrain in the market. अब वो situation नहीं है now, because of time correction, because of absolute correction, because earnings have started to improve, अब वही 23-24 वाला P multiple अभी आपको 16-17 दिखाई देगा by the end of March 2019, which is when we will start looking at March 20 earnings.
अच्छा, आपकी तो बड़ी गहरी पकड़ है, आपकी भी, आपके फंड हाउस की भी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर। और वैसे तो जनरली हमारे चैनल पे जितने गेस्ट आते हैं मैं उनसे डिस्क्लेमर लेता हूँ, डिस्क्लोजर लेता हूँ, पूछता हूँ। अभी एक डिस्क्लोजर मैं आपको देना चाहता हूँ जी, और हमारे दर्शकों को भी, जब मैं आपका इंटरव्यू करूँ, क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट को म्यूचुअल फंड के इनकी स्कीम में, मेरा इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ताहिर को मैं बहुत पसंद भी करता हूँ और आपके फंड मैनेजमेंट की काबिलियत का मैं बड़ा मुरीद हूँ, तो मैंने पैसा लगाया। और जब आपने शुरुआत की तब से लगा रखा है जी, मुझे पता है। तो ताहिर ये बताइए कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ज्यादा चले नहीं इस साल, इनफैक्ट थोड़ा वीक ही रहे, क्या 2019 बेहतर साल होगा? और ये पैसा लगाने का वक्त आ गया है क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में? मुझे लगता है ये पैसा लगाने का वक्त लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 2018 से ही आ गया था। एंड मुझे लगता है कि मे बी इफ नॉट 2019 बट इफ यू टेक द नेक्स्ट 2 years आउट, मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में पैसे बन सकते हैं। तो इसलिए एक्चुअली पिछले 3 साल में बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन हमने कभी मिड एंड स्मॉल कैप को बहुत ज्यादा पुश नहीं किया। हमें खुद को इंटरनली कंफर्ट नहीं आ रहा था, वैल्यूएशन ऐसे हो गए थे कि मतलब कुछ भी लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन पिछले 6-8 महीने में जो करेक्शन आई है मिड एंड स्मॉल कैप में, बहुत सारी चीजें इफ नॉट सस्ती एटलीस्ट रीजनेबल तो हो ही गई है कंपेयर टू व्हाट दे वर। जो प्रीमियम्स थे मिड एंड स्मॉल कैप्स में वर्सेस लार्ज कैप्स, वो सब प्रीमियम अभी गायब हो गए। करेक्ट। एंड देयर इज कंप्लीट डिसइंटरेस्ट और देयर इज फियर। सेम सिचुएशन हमने 2014 में भी देखा था, जस्ट बिफोर इलेक्शन, वंस अगेन स्ट्रेंजली, कोइंसिडेंटली। एंड उसके बाद हमने मैसिव रैली देखी मिड एंड स्मॉल कैप में। तो हम, मेरा अंदाजा ये है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स आर टिपिकली बेस्ट बॉट व्हेन वैल्यूएशंस आर कंफर्टेबल, व्हेन देयर इज लेस अटेंशन। एंड आप उस समय से अगर लेते हो और 2-3 साल का पर्सपेक्टिव रखते हो तो डेफिनेटली पैसा बन सकता है। जो जिन्होंने 2014 में मिड एंड स्मॉल कैप्स लिए थे, आपने भी इन्वेस्ट किया होगा जी, उनको आज भी तकलीफ, अभी भी अच्छे पैसे हैं। Even then they are making about 10% return CAGR basis, despite जो हमने 60-70% करेक्शन देखा उसके बावजूद। सही। तो मुझे लगता है कि why, because at that time also they were reasonable, and that time also people were stressed out on उनको देखने का मन नहीं था। The same situation is there today। तो 2019 में पैसा लगाना कहाँ है? क्या थीम्स, क्या सेक्टर्स, क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद काम करेंगी? Well, it depends on the outcome of the elections, obviously. But जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब from a macro perspective अगर देखा जाए और elections को अगर साइड पे रखे, तो clearly macro में consumption related theme को वापस एक boost मिलने की possibility हो गई है, especially with oil prices now where they are। मुझे लगता है autos as a theme will come back, क्योंकि pressure में रहे, नंबर्स खराब हुए हैं, सेंटिमेंट थोड़ा खराब हुआ है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ एनबीएफसी फंडिंग, बिकॉज ऑफ बैंक फंडिंग, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। बहुत सारी वो चीजें रिवर्स हो रही है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी है बिकॉज ऑफ यूरो 6 और वो सब जो है, जिनके कारण में भी सेल्स कैन बी अ लिटिल अप एंड डाउन, बट इनकी वैल्यूएशन थोड़ी अभी करेक्ट होनी शुरू हो गई है। करेक्शंस और रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ रहा है वो सेक्टर। सो आई थिंक ऑटोज इज लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग फ्रॉम अ 2019 पर्सपेक्टिव, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ 2019, क्योंकि वहां पे वो प्री बाइंग वगैरह की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी और नंबर्स इंप्रूव होने की शक्यता है। आई थिंक corporate banks is obviously a trade. Corporate banks not because they are corporate banks, but they're going to convert into consumer banks. अच्छा, क्योंकि अच्छा, even they will as थोड़ा एनबीएफसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे। well, बनी रहे। वैसे उनका 40-50% तो टिपिकली कंजम्पशन रिलेटेड रहा ही है, एंड इट विल ओनली गेट स्ट्रॉन्गर। सो उनकी जो टिपिकल जो 10 साल पुरानी वाली जो उनकी मिक्स थी, लोन मिक्स थी, which was more corporate funding and less of consumer related, now that is changing. Most of the corporate banks will also become 55-60-65% consumer oriented banks in the next 1 or 2 years. तो आपको खेलना उनको consumer related के लिए ही है, but simply because of the fact that उनमें earnings recovery sharp हो सकती है और उनकी valuations are reasonable. ठीक बात है। तो I think that will make some sense. आपको investment cycle recovery या capex cycle recovery खेलनी है तो maybe you'll have to wait for some more clarity regarding elections and banks हो गया, और ऑटो हो गया, 2 हो गए, और थीम्स क्या हैं? Well, thematically I think मतलब with oil prices where they are, और मुझे लगता है कि oil prices now will be stuck in this band of around 50 to 70, which is good for everybody. It is good for Saudi Arabia, it is good for us, it is good for United States, it is good for the world at large. Problem in oil starts at 80-90 and problem in oil starts at 30-40. Okay, बीच वाला range is comfortable for everybody's life. हाँ, बहुत गिरे तो वो भी अच्छा नहीं है। वो भी अच्छा नहीं है। For many countries they will go for a toss, and if it rises too much then we get a problem. So I think ये बीच वाला जो range है वो अच्छा है। और अगर ये रहा तो मुझे लगता है कुछ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वाली जो स्टोरी है, लो ऑयल प्राइसेस वाली जो स्टोरी है, ऑफ कोर्स कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है,
that will also kind of get supported. So oil and gas can be a possibility which can probably do well. And I think NBFCs, because once again वहाँ पे भी जो stress है, I'm not saying that the problem is over, but the crisis is over in the NBFC space. Problem is still there, but we are no longer in a situation of crisis. तो अगर वैसा है तो NBFCs में भी एक from a consumption related growth perspective we can get back to normal. जो fear था कि वहाँ पे margins will compress because of higher interest rates. Correct. That is also not looking like a possibility. So I think all said and done, these are the 3-4 spaces where I see opportunities, especially जहाँ पे valuation की correction हो गई है, things have turned reasonable, वहाँ पे हमारी थोड़ी attraction ज़्यादा है because we want to buy things which are reasonable, we don't want to buy things which are expensive. सस्ता तो सबको चाहिए, लेकिन हम आखिरी सवाल, रेजोल्यूशन नए साल में, और आप रेजोल्यूशन न ले ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ताहिर बादशाह का पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ क्या खास करने का इरादा है इस साल? नहीं, मैंने तो एक ही चीज सोचा है कि दिस टाइम अराउंड कंपेयर्ड टू द लास्ट मेनी इयर्स, एंड ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है विद एवरीबॉडी, आई वांट टू मेक श्योर दैट वी डोंट गेट कैरिड अवे ऑन आइदर साइड. अच्छा. और मतलब घबराहट में या पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग नहीं करना है, एंड दैट टिपिकली कम्स टू बाइट एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू ओवरऑल रिटर्न्स. सो आई थिंक आई वांट टू ब्रिंग दैट कैपेबिलिटी इन माई सेल्फ. बाकी of course continue with the good performance that we've been delivering and make our investors happy. वो तो बहुत शानदार है, और आपके जो निवेशक जो खुश हैं उनकी लिस्ट में मेरा नाम आप हमेशा शामिल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके रहे. सबसे बड़ी, हाँ, एक चीज में पूछना रही है, अभी तक तो आपके फंड की साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है जी, तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आ रही है, आप अच्छे से बढ़ेगी तब भी करेंगे ना. मैं बस वो मैं एज एन एंकर नहीं पूछ रहा हूँ, एज एन निवेशक पूछना चाहता हूँ कि आपके फंड में मेरा पैसा लगा हुआ है. जी, हमें अभी साइज की प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता हमें 3-4-5 साल तक होने वाली है. ठीक बात है. So we are at a stage where we are in a very very happy niche positioning, and if God is kind we will increase our size as well as improve our performance. बिल्कुल होंगी, 100% होंगी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है, और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले साल 2 साल से तगड़ी परफॉर्मेंस आ रही है आपके फंड्स में वो